मेरा नाम पारुल है और मैं अपने भैया और भाभी के साथ रहती हूँ। मेरे पिताजी के जाने के बाद एक भैया और भाभी ही मेरा सहारा है, क्योंकि मेरी माँ मेरे पैदा होने के बाद ही मुझे इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन मेरी भाभी मुझे हमेशा परेशान करते रहती थी। एक बार की बात है, मैं रोटी बनाकर अपने भाभी को देकर आई थी, तब मेरी भाभी ने मेरा दिया हुआ खाना ही फेंक दी और कहने लगी, ऐसे ही रोटी बनता है, रोटी के अंदर तूने मिट्टी डाला है। मैं भाभी से कहने लगी, भाभी मैंने रोटी में मिट्टी नहीं डाला है। फिर भाभी कहने लगी, जबान मत लड़ा मुझसे, तुझसे उम्र में बड़ी हूँ मैं, मुझसे जबान लगाया ना, आने दे तेरे भैया को, बताती हूँ तेरी करतूत। भाभी से बार बार कह रही थी कि भाभी मैंने रोटी को बहुत अच्छी तरीके से पकाई है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको इसमें मिट्टी कहाँ से नज़र आ रही है। तब भाभी फर्श पर गिरा हुआ रोटी उठाकर मेरे मुंह में डालने के लिए आई। रोटी से काफ़ी सारा धूल लगा हुआ था। फर्श पर गिरने के कारण रोटी पर धूल लग गया था। तब मैंने भाभी से कहने लगी, भाभी ये धूल तो आप ही ने लगाया है, आपने नीचे क्यों फेंका, उसकी वजह से धूल लग गया है, तो आप मुझे क्यों सुना रही हो। तब मेरी भाभी मुझसे कहने लगी, देख तू जबान न लड़ा मेरे से। इतना कहकर किचन में रखा हुआ बाकी रोटी भी लाकर उस फर्श पर डाल दी और फिर भैया जैसे ही आए वो रोटी उठाकर एक थाली में रख दी और वो थाली उठाकर भैया के पास लेकर गई और कहने लगी, ये देख लो तुम्हारी बहन ने ही खाना पकाया है, क्या तुम ये खाना खाओगे। मेरे भैया देखते ही खड़े हो गए और मुझसे कहने लगे कि पारुल ये क्या है, तूने रोटी ऐसी बनाई जाती है। फिर मैंने भैया से कहने लगी, भैया यह सब मैंने नहीं किया है, यह सब भाभी ने ही किया है। तब भैया कहने लगे, क्या यह झूठ बोल रही है। भैया मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। भैया भी भाभी की ही जुबान बोलने लगे थे। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। फिर मैं अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि माँ और पिता का ज़िंदगी में रहना कितना ज़रूरी होता है। माता पिता के बिना ज़िंदगी अधूरी अधूरी सी लगती है। माता पिता के जाने के बाद कोई भी हमारा दूसरा सहारा नहीं बनता। अगर सहारा बन भी जाता है तो ताने दे देकर ही हमें मार डालता है। मैं भैया से भी बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मुझे भैया से ये उम्मीद नहीं थी कि भैया भाभी की ही जुबान बोलने लगेंगे। एक दिन मैं बैठकर सब्जी काट रही थी, तभी मेरे भैया बहुत खुश होते हुए आए और मेरा नाम पुकार रहे थे कि पारुल कहाँ है, कहाँ है, आ। जैसे ही मैं भैया के पास आई, उनको देखकर हैरान रह गई कि मेरे भैया इस तरीके से मुझे कभी नहीं बुलाते थे। भला आज ऐसा क्या हो गया था, इस तरीके से मुझे आवाज़ लगा रहे हैं। भैया अपने हाथों में एक प्लास्टिक को मेरे हाथों में पकड़ा दिए और बोलने लगे, ये देख। जब मैंने देखा तो एक दुल्हन का जोड़ा लग रहा था। मैंने कहा, भैया ये क्या है और आप यह मुझे क्यों दे रहे हैं। भैया कहने लगे, जल्दी से बहन तैयार हो जा, आज तेरी शादी है। भैया की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने वो थाली को नीचे रख दी और भैया से हाथ जोड़कर कहने लगी कि भैया आप मजाक क्यों कर रहे हैं। देखिए ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। भैया कहने लगे, शादी नहीं करेगी तो यहाँ पर रहकर हमारे सीने पर मूंग दलेगी, तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी और आज ही तेरी शादी है, समझी। चल जल्दी से जोड़ा पहन ले, तेरा दूल्हा मंदिर में इंतज़ार कर रहा है तेरा। मैं फिर भाभी के पास आई। भाभी से कहने लगी, भाभी मैंने आज तक आपको जो भी जबान दिए हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बस एक बार भैया से को आप मना लो कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो फिर भाभी मुझसे कहने लगी, आज तुम्हारी शादी है और आज ही तुम्हें यह घर छोड़कर जाना है, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जा और चलो मेरे साथ। इतना कहकर भाभी मेरा हाथ पकड़कर कमरे के अंदर लेकर गई और दरवाज़ा बंद कर ली और मेरे कपड़े चेंज कर दी, शादी का जोड़ा पहना दी और उसके बाद मेरा मेकअप करने लगी। मुझे तैयार करके वह दोनों बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। भला मैं अपना इतनी ज़िंदगी का बड़ा फैसला एक ही पल में कैसे ले सकती थी। मैंने तो उस लड़के को अभी तक देखा ही नहीं था, फिर उससे मैं शादी कैसे कर सकती थी। लेकिन मेरे भैया भाभी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं करती भी तो क्या करती। फिर थोड़ी ही देर में हमारे घर के सामने एक कार आकर रुकी। भैया और भाभी मुझे उस कार में लेकर बैठकर मंदिर लेकर चले गए। मंदिर जब मैं पहुंची तब मैंने देखी कि मेरे जिससे शादी होने वाली थी वह लड़का मंदिर में मौजूद था
उसने अपने चेहरे पर फूलों का सेहरा लगा रखा था, जिसके कारण उसके लड़के का चेहरा मुझे दिखाई नहीं दिया था। और फिर थोड़ी ही देर में मेरी शादी उसके साथ हो गई थी। मेरी शादी करने के बाद भैया अपने घर चले गए और मैं इस कार में बैठकर अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में आकर मैंने देखा कि मेरे ससुराल का घर काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा घर मेरे मायके में भी नहीं था। मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही है, अपने भाभी की जली कटी नहीं सुनने को मिलेगी। मैं कमरे में बैठकर अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। इतने में कमरे से बाहर आहट हुई किसी के अंदर आने की। मैंने झट से अपना घूंघट गिरा लिया और फिर मैंने देखा कि थोड़ी ही देर में लाइट किसी ने बंद कर दी और फिर मैंने अपने पति मेरे करीब आ गए। मेरे पति का नाम चंदन था। मैं चंदन से कहा, आपने लाइट क्यों बंद कर दी? फिर चंदन मेरे करीब आकर बैठकर और कहने लगे, देखो मैं चाहता हूँ जब तक तुम मुझे एक लड़का पैदा करके नहीं देती तब तक मैं अपना चेहरा तुमको नहीं दिखाऊंगा। मैं अपने पति के फरमाइश से शॉक रह गई थी कि कोई भी पति शादी की पहली रात ही बच्चे की बात नहीं करता। फिर ये मेरा पति कैसा था जो शादी की पहली रात ही बच्चे की बात कर रहा है कि मुझे बेटा पैदा करके दो। भला इसमें मैं क्या कर सकती थी? और यह बात क्या हुई कि बेटा पैदा होगा तभी वो अपना चेहरा दिखाएंगे। मेरे पति कहने लगे, चंदन, मेरे पति कहने लगे, तब तक तुम मेरा वारिस नहीं दे देती तब तक मैं अपना चेहरा तुमसे छुपा कर रखूँगा। इसीलिए मैंने लाइट बंद कर दी ताकि तुम मुझे देख ना सको। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा पति सनकी तो नहीं हो गया कि पागल हो गया। भला ये कैसी फरमाइश थी? फिर उसके बाद मेरे पति ने मुझे प्यार किया। सुबह जब हुई तब मैंने सोचा कि चंदन अभी सो रहे हैं, जल्दी से लाइट चालू करके चंदन का चेहरा देख लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं लाइट चालू की तो मैंने देखा चंदन अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। मैं उनका चेहरा देख नहीं पाई। मैंने सोचा अभी सो रहे हैं, मैं उनके चेहरे से मास्क उतार के जल्दी से इनका चेहरा देख लेती हूँ। जैसे ही चंदन के चेहरे से मैं मास्क हटाने के लिए गई, चंदन जग गए और मुझसे कहने लगे, मैंने तुमको रात में ही कहा था ना, तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी जब तक तुम मुझे एक बेटा नहीं दे देती जो मेरे इस घर का वारिस होगा। मैं अपने पति की इस फरमाइश से कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या पागलपन है। फिर मेरे पति काम पर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी थी कि मेरा पति ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या मैं किसी भी तरह बस अपने पति का चेहरा देखना चाहती थी? इसके लिए बहुत से मैंने पैतरे आजमाए थे। मेरे पति जब काम से वापस आए, मैं घर में चुप चुप कर उनको देखने की कोशिश करने लगी थी, उनका चेहरा आखिर ये कैसा। लेकिन मैं हर बार नाकामयाब साबित हो जाती थी। चंदन मुझसे कहते थे, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। भगवान ने मुझे बहुत जल्दी ही गुड न्यूज़ दे दी थी। जब चंदन को यह बात पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब वह बहुत खुश हो गए थे। मुझे लगा कि अब वह अपना चेहरा दिखा देंगे, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, चलो अपना चेहरा दिखा दो, तो चंदन मुझसे कहने लगे, अभी प्रेग्नेंट हो, लेकिन जब मुझे बेटा हो दोगी ना तभी अपना चेहरा तुम्हें दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। मेरी प्रेगनेंसी के बाद चंदन मेरा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगे थे। इतना ख्याल कोई भी पति अपने पत्नी का नहीं रखता होगा। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मांग रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा पति है। लेकिन कमी एक बात की थी, जो मेरा पति अपना चेहरा क्यों छुपाता था। देखते ही देखते मेरी प्रेगनेंसी को 8 महीने गुजर चुके थे। इन 8 महीनों में चंदन ने मेरा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा था। 8वें महीने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी, जिस कारण एक दिन में चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। और उस समय चंदन घर पर ही थे। जब उन्होंने देखा कि मैं बेहोश हुई तब वो रोने लगे और मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारने लगे और कहने लगे, क्या हुआ पारुल, तुमको क्या हुआ? तुमको कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ बोल रहे थे, मुझे बार बार उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मुझे होश आया तो चंदन को इस तरीके से देखकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि यही सही मौका है। मैंने यही सोचा कि अपने पति का चेहरा मुझे देख लेना चाहिए। तब मैं अपने पति के चेहरे से मास्क हटा दी। मास्क हटते ही मेरी आंखें उन्हें देखती ही रह गई। चंदन तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था मेरी शादी इतने अच्छे लड़के के साथ हुई थी। भला इतना अच्छा शक्ल लिए तुम आदमी अपना चेहरा क्यों छुपा रहे थे? यह बात तो एक पहेली ही थी। मुझे इस पहेली को सुलझाना था। जब मैंने चंदन का चेहरा देखा तो चंदन को यह पता ही नहीं हो पाया कि मैंने उनका चेहरा देख लिया है। वह तो मेरी हालत को देखकर परेशान थे। फिर मैंने चंदन का हाथ पकड़कर कहा, चंदन, ये तो फिर आप इस तरीके से मास्क लगाकर क्यों रहते हैं? आप इतने
महीने तक आपने मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? फिर चंदन कहने लगे, अब तो तुम मेरा चेहरा देख ली हो, आप तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक सच बताने जा रहा हूँ। तो सुनो, चंदन कहने लगे, तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी एक हैंडसम लड़के के साथ नहीं हुई है, तुम्हारी शादी एक मुजरिम के साथ हुई है। मैं एक मुजरिम हूँ, मैं एक वांटेड हूँ। मेरी तस्वीर हर जगह लगी हुई है, जिसके कारण मैं अपना चेहरा छुपा कर घूमता हूँ कि किसी को पता ना चले कि मैं ही हूँ। चंदन की बातें सुनकर मैं शॉक रह गई कि मेरा चंदन ये क्या कह रहे थे। फिर क्या चंदन कहने लगे, तुमको पता है मैं मुजरिम हूँ ही नहीं, मुझे मुजरिम बनाया गया है। मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं जो मेरे दोस्त थे वो भी बंगाली फैमिली के ही थे। मेरे दोस्त ने मिलकर मुझे मुजरिम बना दिया, तब से मैं पुलिस से छिपते फिर रहा हूँ इधर से उधर। मेरे जो दोस्त थे वो ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे और जब पुलिस ने उनके अड्डे पर छापा मारा तब उस वक्त मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तब मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। फिर मैं वहाँ से भाग निकला, जो पुलिस थी मुझे पकड़ नहीं पाई थी और तब तक मैं दूसरे शहर में आकर यहाँ से वहाँ छुप रहा हूँ। मेरे सारे जगह पोस्टर लगे हुए हैं। फिर मैंने चंदन से कहा, देखिए इस तरीके से छिपने से समस्या का समाधान कैसे होगा? जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप इस तरीके से छुप क्यों रहे हैं? देखो मेरी बात मानो तो पुलिस को जाकर सब सच बता दीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है पुलिस सच का ही साथ देगी, गलत का नहीं। आप एक बार चलिए मेरे साथ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। फिर मैं चंदन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच गई और सारी बात वहाँ के ऑफिसर्स को बता दी। उसके बाद छानबीन शुरू हुई। काफ़ी छानबीन के बाद यह बात सबको पता चल ही गया कि चंदन निर्दोष है, उनको गलत कामों में उनके दोस्तों ने ही फंसाया है और चंदन के जो दोस्त थे उनको हिरासत में ले लिया गया और फिर चंदन को क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद चंदन ने मेरा शुक्रिया किया, बोला कि अगर तुम ना होती तो आज तक मैं अपना चेहरा छुपा कर इधर से उधर घूमने के लिए मजबूर होता। मुझे खुशी है कि तुम जैसी मुझे पत्नी मिली, तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी। फिर 1 महीने के बाद मेरी डिलीवरी हो गई, मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे बेटे के जन्म के बाद चंदन और भी ज़्यादा मेरे से प्यार करने लगे थे और हम तीनों मिलकर अपने लाइफ में बहुत खुश हैं। लेकिन एक बात का दुख भी है कि मेरे भैया ने मेरे साथ ऐसा किया, यह जानते हुए भी कि मेरी जिससे शादी कर रहे हैं वह एक मुजरिम है, फिर भी मेरी शादी उस लड़के के साथ करवा दी। मैं अपने भैया को कभी माफ़ नहीं करूँगी। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला था, लेकिन फिर भी भैया की वजह से ही मुझे इतना अच्छा और इतना प्यार करने वाला पति मिला था। भैया ने मेरा बुरा सोचकर ही ये शादी मेरे साथ करवाई थी, लेकिन भगवान की मर्जी तो कुछ और ही थी। जिस लड़के को मेरे भैया बुरा समझ रहे थे वह तो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा लड़का था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।